अननेसेसरी इतना बड़ा पंगा क्यों ले लेते हैं? वैक्सीन वॉर क्या बनाने की जरूरत पड़ गई आपको? कोई जवान है और सीमा पर जाकर दुश्मनों से लड़ता है तो वो पंगा नहीं है, वो उसका कर्तव्य है। वैक्सीन बनाना अपने आप में इतना बड़ा कदम था, अगर हम फेल हो जाते तो बहुत कुछ भुगतना पड़ता। उसमें एक लाइन है, इंडिया कैन डू इट। अभी तो एंकर्स को बैन करा है, हो सकता है कुछ दिनों बाद कुछ एक्टर्स को भी बैन कर दें, कुछ प्रोड्यूसर्स को भी बैन कर दें। देखिए, आप बैन के बावजूद आपका शो इतना अच्छा चल रहा है। जो देखेगा उसको अपनी माँ की अगर याद ना आई, 2 माँओं पे आपको गर्व होगा, अपनी माँ पे और भारत पे। नमस्कार व्यूअर्स, करीब 25 साल पहले एक फिल्म आई थी वजूद, जिसका एक मशहूर डायलॉग है कि डेस्टिनी बहुत बेरहम होती है। यह अपने दोस्तों से मुंह फेरने और दुश्मनों से बात करने पर मजबूर कर देती है। और यह भी डेस्टिनी ही है कि यह दमदार डायलॉग बोलने वाले शानदार अभिनेता नाना पाटेकर आज हमारे बीच मौजूद हैं और इनकी असली पहचान क्रांतिवीर वाली है। लेकिन आज हमारे साथ एक और क्रांतिवीर है जिन्होंने अपनी फिल्मों से क्रांति छेड़ दी है। कश्मीर फाइल जैसी शानदार फिल्म बनाने के बाद इन पर चौतरफा वार हुआ, पलटवार भी हुआ। ये विपक्ष के नेताओं के सीधे डायरेक्ट निशाने पर आ गए। अपनी ही इंडस्ट्री के लोगों ने इन पर सवाल दाग दिए और तो और इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्हें कोसने की एक मुहिम शुरू हो गई। लेकिन मिशन मोड में रहने वाले विवेक अग्निहोत्री अपने नए मिशन द वैक्सीन वॉर के साथ एक बार फिर एक नया धमाका करने को तैयार है। और यह उस दौर की बात है जब पूरी दुनिया एक अदृश्य दुश्मन के सामने रेंगने लग गई थी, रोने लग गई थी, मायूस हो गई थी। और जैसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का था, उसके बारे में सोचकर भी हर हिंदुस्तानी के जहर में सिरहन आज भी होती है। लेकिन देश के डॉक्टर्स ने, रिसर्चर्स ने, वैज्ञानिकों ने यानी साइंटिस्ट ने भारत को ना सिर्फ इस महामारी की मझधार से बाहर निकाला, बल्कि रिकॉर्ड वक्त में मुझे, आपको, हम सबको वैक्सीन बनाकर सुरक्षित तक कर दिया। हमारा भविष्य भी सुरक्षित कर दिया। आज भारत के उस संघर्ष को फिल्म द वैक्सीन वॉर के जरिए पर्दे पे उतारने वाले विवेक अग्निहोत्री और साथ ही हमारे साथ एक और ऐसी नेशनल अवार्ड विनर आर्टिस्ट है जिन्होंने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक कई दमदार भूमिका निभाई है। स्वागत कीजिए विवेक अग्निहोत्री, नाना पाटेकर और पल्लवी जोशी जी का। लेकिन आज की यह कहानी क्यों जरूरी है व्यूअर्स, मैं यह बात सामान्य तौर पर नहीं कहता, लेकिन भारत जब कोविड के खिलाफ लड़ रहा था, दुनिया जब कोविड के खिलाफ लड़ रही थी, तो एक और लड़ाई चल रही थी और वो लड़ाई थी वैक्सीन बनाने की। और सिर्फ रिसर्च वैक्सीन बनाने को नहीं लेकर हो रही थी, रिसर्च इसको लेकर भी हो रही थी कि भारत को वैक्सीन बनाने से रोकना कैसे है। अगर वो आज वैक्सीन ना बनती तो शायद हम और आप ये संवाद ना कर रहे होते। आज इस देश के 140 करोड़ लोग सुरक्षित ना होते। और अगर 140 करोड़ लोगों की जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो हम सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात नहीं करते, हम सिर्फ भारत की सरकार की बात नहीं करते, हम इस देश के कोटि कोटि लोगों की बात करते हैं। और यह कार्यक्रम देखना क्यों जरूरी है, मैं इसके लिए कुछ आपको नहीं कहूंगा। सिर्फ सेकंड वेव को याद करिए और उस त्राहिमाम को याद करिए जो इस देश ने झेली है। लेकिन एक तो कोविड की लड़ाई थी, दूसरी वैक्सीन की भी लड़ाई थी। वो लड़ाई किसी आजादी की लड़ाई से कम नहीं थी। वो क्यों कम नहीं थी, यह समझना और जानना बेहद आवश्यक हो जाता है। यह इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मेहमान मेरे साथ आज 3 बेहद खास है। नाना जी आपका अभिनंदन है, पल्लवी जी आपका अभिनंदन है, विवेक जी आपका अभिनंदन है। विवेक अग्निहोत्री, पहले तो शिकायत आपसे, शिकायत इस बात की, आप अननेसेसरी इतना बड़ा पंगा क्यों ले लेते हैं और क्या आपको पंगेबाजी में पड़ने का शौक है? क्योंकि सामान्य कॉमेडी फिल्म बनाइए, सामान्य रोमांटिक फिल्म बनाइए, वैक्सीन वॉर क्या बनाने की जरूरत पड़ गई आपको? नहीं पंगा, अब अगर कोई जवान है और सीमा पे जाके दुश्मनों से लड़ता है
तो वो पंगा नहीं है, वो उसका कर्तव्य है। अगर डॉक्टर ऐसी महामारी के वक्त में लोगों की सेवा करता है, साइंटिस्ट वैक्सीन बनाते हैं, तो ये उसका कर्तव्य है। मैं भी पहले, मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो पर्पस है लाइफ का, वो ये है, मुझे ऐसा लगा कि भारत का जो सिनेमा है उसे भारत की कहानियां भारतीयों तक तो पहुंचानी चाहिए, बल्कि सारे विश्व तक पहुंचानी चाहिए। ये जो काल था 1.5-2 वर्ष का, ये इसमें सबने मायूसी हो गई थी, सबने सोच लिया था कि भाई ये देश तो खत्म ही हो जाएगा, और इसका फायदा उठाया वैक्सीन, जो फार्मा लॉबीज जो वर्ल्ड की होती हैं, उन्होंने कहा किसी तरह से अगर भारत में डर का माहौल बना दिया जाए। क्या फायदा उठाया, अगर आपको 2 लाइन में बताना हो तो फायदा क्या उठाने की कोशिश कर रहे थे? फायदा ये उठाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसा होता आया है 70-75 साल से, हमेशा से जो आया है कि भारत को अपनी वैक्सीन बेची जाए, और उसके लिए भारत का जो इंटरेस्ट है, देखिए सिक्योरिटी सिर्फ सीमा पे नहीं होती है, सिक्योरिटी तरह तरह की होती है। तो भारत का जो हेल्थ इंटरेस्ट है, भारत हर समय हेल्थ सेक्टर में गरीब बना रहे, उन पे आश्रित हो जाए, इसको लेके एक मुहिम चलाई गई, जिसमें बहुत अफसोस की बात है कि कुछ भारत के लोग भी शामिल हो गए, चाहे वो पैसे के लिए हो, किसी और लोभ से हुए हों, चाहे ईर्ष्या से हुए हों। और ये लगने लगा लोगों को कि तो 2 तरह का हो गया, एक तो फार्मा लॉबीज हो गई, और दूसरे लोग वो थे जिनको ये लगा कि ये बहुत अच्छा वक्त है, अगर ज्यादा मौतें होंगी भारत में तो इसका मतलब सरकार की विफलता होगी और सरकार गिरा दी जाएगी, और हम अपने मतलब की सरकार ले आएंगे और वैक्सीन उनसे हम बेच सकते हैं। तो ये खेल था जी। नाना पाटेकर जी, मैं आपके पास आता हूं। आपने आपकी आखिरी फिल्म आई थी इट्स माय लाइफ, और उसके बाद द वैक्सीन वॉर में आप दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये एक ऐसी फिल्म है जिसको लेकर बहुत सारा क्रिटिसिज्म होगा, मतलब वो शुरू हो गया है अभी। वो एक ऐसी फिल्म है जिसको लेकर बड़े वाद विवाद होंगे। आप भी तो कोई रोमांटिक फिल्म कर सकते थे, आप कॉमेडी कितनी अच्छी कर लेते हैं, एक्शन भी कर लेते हैं, मतलब वर्ड्स वाला एक्शन मैं बोल रहा हूं, कर लेते हैं, वो कर सकते थे, फिजिकल भी कर लेते। तो फिर ये वाला ये क्यों करने की जरूरत पड़ी? जिस तरह की फिल्म है, मुझे लगता है हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहेगा। मैं सच कहता हूं कि 10 कमर्शियल फिल्म करने के बजाय मैं एक ऐसी फिल्म करूं तो मुझे ज़्यादा सुकून मिलेगा। अब जाके मैं मेरी ज़िंदगी में कितनी फिल्म करूंगा? अब आई एम 73 नाउ, तो कितनी करूंगा? और 4, 5, 6, 10, उसके बाद तो थक जाएंगे हम। थकने के पहले वापसी की राह पर जब मेरे सामने ऐसी फिल्म आते तो मैं क्यों ना कहूँ, इतना बेहतरीन किरदार गाली है। बड़ी पड़ेगी इस फिल्म को करने के बाद आपको। क्यों गाली क्यों सब लोग पड़ेगी? आपके पीछे पड़ जाएंगे। क्या वो फिल्म के लिए आएंगे? वो बोलेंगे नाना जी हमारे भी फिल्म में काम करो। ऐसा इतना बेहतरीन किरदार मिला है बलराम जी, भार्गव जो है वो साइंटिस्ट, उनका मतलब जिस तरह से बुनी हुई है फिल्म, जिस तरह से तू देखेगा, 70% तो औरतें हैं इसमें। और तू देखने के बाद मैं मतलब ये पहले तो अव्वल पता नहीं चलता ये किस किस्म की फिल्म है, इस विषय पर फिल्म हो सकती है, ये सिर्फ ये ऐसा बंदा सोच सकता है। क्रांतिकारी, हमारे सच्ची विचार ही क्रांतिकारी है। ऐसे कौन सोचेगा कि ये विषय पर हम बनाएंगे? अभी इस दायरे से तो सभी गुजरे हैं, तू है तो हमारे सामने जो बैठे हैं सभी गुजरे हैं। तो वो वक्त नहीं तुमको याद दिलाया, उस वक्त को आपको उसमें से बाहर निकालने के लिए हमारी ये जो महिलाएं जो शास्त्रज्ञ थी, उन्होंने क्या क्या किया है, वो देखने के बाद आंखें भर आती है। सामान्य जैसे हमारी आम औरतें हैं वैसी औरतें हैं ये। और मुझे जो रोल दिया जब उसने कहा कि एक नाना इसमें एक लाइन है, मैंने कहा तू मुझे, मैं हमेशा मेरे डायरेक्टर को पूछता हूँ कि मेरे पास क्यों आया तू, दूसरा कौन है अगर मैं ना कहूँ तो नहीं तू ही करेगा। तो मैंने कहा क्यों? तो उसमें एक लाइन है, इंडिया कैन डू इट। वो जिस कन्विक्शन से तुम बोलोगे नाना दूसरा कोई मुझे नजर नहीं आता, मैंने कहा मैंने कर दी, क्योंकि मुझे लगता है मेरी पहचान, मैं भारतीय हूं बस, इसके अलावा तो मेरी इसके अलावा कुछ नहीं है ही नहीं, हम कोई दूसरे है ही नहीं। पल्लवी जी, आपके पास मैं आता हूं। सुधा मूर्ति ने द वैक्सीन वॉर को लेकर कहा, और मैं उनके रिव्यू को सुन रहा था। उन्होंने बोला कि मतलब ये आमतौर पे कहा जाता है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है। क्या आपको लगता है, क्योंकि हमने इसका टाइटल दिया है बॉलीवुड के क्रांतिवीर, ताशकंद फाइल्स बनाई आपने, फिर कश्मीर फाइल्स आई, अब ये आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक मिशन मोड पे काम कर रहे हैं और लाख लोग झुकाने की कोशिश करें लेकिन झुक नहीं रहे हैं। इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं, क्या कहती हैं आप? तो कभी डर लगता है? डर का वक्त निकल चुका है। डर जब लगना चाहिए था तब उसके बारे में सोचा समझा, और
बहुत सोच समझकर इस नतीजे पर पहुंचे कि अभी आगे बढ़ना है और कुछ करना है। हो सकता है रास्ते में अड़ंगे आए, जितना सोचा था उससे ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन वक्त तो डरने का निकल गया है अमीश जी। अभी तो 4 फिल्मों के बाद तो अब 5वीं फिल्म तो बनानी ही है। अभी तो एंकर्स को बैन करा है, हो सकता है कुछ दिनों बाद कुछ एक्टर्स को भी बैन कर दें, हाँ कुछ जी। प्रोड्यूसर्स को भी बैन कर दें, ये हो सकता है। बिल्कुल। आप देखिए, आप बैन के बावजूद आपका शो इतना अच्छा चल रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है बैन से? तो आपका जो काम है आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, वैसे हम भी करते रहेंगे। जी मेरा एक काफी ट्रोलर जो है वो एक्टिव हो गए हैं। मैं ट्रोलर्स की बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ये एक सवाल जहन में उठता है, वो एक्टिव हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि ये एक एजेंडा है, ये एक प्रोपेगेंडा है और ये प्रोपेगेंडा जो है वो सरकार के पक्ष के लिए प्रोपेगेंडा है। इस पे विवेक जी आपकी राय, क्योंकि यू थॉट अबाउट दिस फिल्म? तो सरकार के हमारी दुश्मन है क्या? हम ही तो चुनते हैं, डेमोक्रेसी हमारी, हमें जो लगता है जो हमारे हित में काम करेगा, जो भारतवर्ष के भारतीय लोगों, भारतवासियों के लिए भारत के हित में काम करेगा, जो भारत की रक्षा कर सकता है, कोविड जैसी मुसीबत आए उसमें जो हमें बचा सकता है, जो पूरे दुनिया में जाके भारत का झंडा गाड़ सकता है, उसी को तो हम सरकार में बैठालते हैं। हम कुछ चोर मक्कारों को तो नहीं बैठालते। पहले तो ये तय कर लिया जाए भाई, ये लोग लोकतंत्र के बड़े वो मसीहा है ना, ये लोग तो हमेशा लोकतंत्र की बात करते हैं। तो लोकतंत्र पे जिसका विश्वास है उसको सरकार कुछ गलत करे तो आप गाली दो सरकार को। मैं देता हूं, मेरे घर के सामने की सड़क में इतने गड्ढे हैं, मैं तो उसके बारे में खूब लिखता हूं, कविताएं भी लिखता हूं, उस पर भाषण भी देता हूं, ट्वीट भी करता हूं। लेकिन अगर सरकार ने 130 करोड़ लोगों की जान बचाने का काम किया और 101 देश में, बड़ी बात क्या है इसके अंदर? सरकार ने ये इतना बड़ा काम क्या कर दिया? क्योंकि दूसरी तरफ से कहा जाता है पोलियो की भी तो वैक्सीन बनी है इस देश के अंदर। अगर इतना बड़ा काम नहीं था तो लोग टूल किट ले लेके, पैसे ले लेके भारत के दुश्मन क्यों बने हुए थे? भारत के ही लोग। क्यों कोर्ट ने ऑर्डर किया इन जर्नलिस्ट लोगों को कि आपने ये फेक आर्टिकल्स लिखे, इनको आप हटाइए? और आपको पता है इन लोगों के तेलंगाना कोर्ट का ऑर्डर है ये। अगर या तो ये लोग कहते हैं जुडिशरी को मानते हैं, तो अगर जुडिशरी को मानते हैं तो जुडिशरी का ये ऑर्डर है कि आज के बाद आप कभी कोवैक्सीन के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे। क्यों हुआ ऐसा? अगर भाई कोई बड़ी बात नहीं है तो ये क्यों अगर बड़ी बात नहीं है तो इस 2-3 दिन से इसके पीछे क्यों पड़ गए हैं सब लोग? एक बात बताइए, चली चलाई दुकान, नाना पाटेकर जी आप तो, नाना जी इसको जानते होंगे, पल्लवी जी आपसे, चली चलाई दुकान किसी की कोई उजाड़ देगा तो शिकायत तो वो करेगा ही ना। हाँ वो तो करेगा, करने दो। और आप जिनकी दुकान उजड़ रही है उसको आप पर्दे पे उतार रहे हैं। अरे भाई जो काम किरदार है, वो जो कहानी है वो बयां करनी है तो करनी है ना, तो उसमें क्या है? लेकिन एक चीज नाना पाटेकर जी जो कि बार बार सवालों के घेरे में कई बार आ जाती है, वो आ जाती है कि सरकार का पक्ष, यानी इस सरकार के साथ ये लोग खड़े हो जाते हैं, इसलिए ये एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करते हैं। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं यार, जो अच्छी बात है, जो अच्छी है तो अच्छे है, जो हमको रास नहीं आते उनके बारे में भी। ये चुनाव से पहले, मतलब मैं आपको बोल रहा हूं, जो लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, चुनाव से पहले मोदी की मदद करने के लिए फिल्म बनाई जा रही है। अरे ऐसे अगर वो लिख रहे तो क्या करें हम यार? हमारे तो जहन में वो था नहीं ना। अब मोदी जी ने कुछ अच्छा काम किया तो वो अच्छा किया, अगर जो रास नहीं आता तो उसके बारे में भी बोलो। उनके बारे में बोलने वाले कितने हैं? तो हमने तो थोड़ी ये कहा कि नहीं आप ये कर रहे हैं। हमारे जहन में जो है कि ये लोगों का, हालांकि ये वीर गाथा है उन औरतों की, वो हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं। अब आप उसका ये अलग कई अर्थ निकालते हो तो उसको हम क्या करें? जी, इस पर विषय पर आप क्या कहना चाहती हैं कि यू आर ट्राइंग टू हेल्प मोदी, ये जो क्रिटिकल अप्रोच है कई लोगों की? आज आप देखिए भारत में जितनी भी अच्छी चीजें हो रही है जी, वो सब सिर्फ मोदी जी के लिए ही हो रही है। भारत का हर आदमी, उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है अपनी जीवन में कि किस तरह से मोदी जी को खुश किया जाए। ऐसी कुछ छवि बना के रखी है कि जैसे हमें अपनी जिंदगी, हम अपना जीवन जीना हमने छोड़ दिया है और सब लोग बस इसी में लगे कि किस तरह हम अपने प्रधानमंत्री जी को खुश करें। ये किसी भी कंट्री में क्या ये मुमकिन है? और अगर भारत में अच्छी चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब है भारत आज सफलता की कगार पे खड़ा है। एक देश, आप इतने सालों से जिसको मतलब वीक समझा गया है, वो आज स्ट्रेंथ के साथ अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, अगर ये एक उभर रहा है देश
और अच्छे नेतृत्व के साथ उभर रहा है, तो दूसरों को उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो हर अच्छी चीज जो देश में हो रही है वो सिर्फ एक आपका ही डायलॉग पार्टी की है वजह से कश्मीर हो फाइल्स के अंदर, बड़ा फेमस हो गया है, और वो मतलब आजकल हर जगह वो डायलॉग बोला जाता है। मैं अपने कार्यक्रम में 4-5 बार यूज कर चुका हूं। वो है कि सरकार इनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। जी। तो इसका तात्पर्य क्या है? आज जरा आप खुद ही बता दीजिए दर्शकों को कि सरकार इनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। वो जिन्होंने लिखा है उन्हीं से पूछ लीजिए आप। चलिए आप ही पूछिए विवेक जी। नहीं, अब वो तो देखिए, समझने वाले तो उस बात को समझ ही गए हैं, पर ये सही है कि देखिए, जो सारा खेल ताकत का है सारी दुनिया में। जो ताकतवर देश होते हैं, वो जो देश आगे बढ़ रहे हैं चाहते हैं वो आगे ना बढ़े, हर कोई किसी को पीछे खींचना चाहता है। अब उसके लिए एम्प्लॉय किया जाता है उन लोगों को जो देश में भीतर घुस के, सिस्टम के भीतर घुस के सिस्टम को जर्जर कर दें दीमक की तरह, और उसका उनको पैसा मिलता है, लाभ मिलते हैं, हर तरह की चीजें होती हैं। मैं आपको देखिए, ताशकंद फाइल्स देखिए आपने ना? बिल्कुल देखिए, वो मित्रोकिन की किताब है, केजीबी के डायरेक्टर की किताब है, उसमें चैप्टर है इंडिया फॉर सेल। उसने कहा उस वक्त में जर्नलिस्ट लोग, इंटेलेक्चुअल्स लोग, हिस्टोरियंस और आईएएस ऑफिसर, इवन मिनिस्टर्स, मित्रोकिन फाइल्स में काफी कुछ लिखा हुआ है। अरे इंदिरा गांधी जी की सरकार के खुद के मिनिस्टर, सबके नाम लिखे, प्रूफ लिखे, सूटकेसेस लिखे, वो ही लोग देश के इंटरेस्ट को बेचने में लगे हुए थे। तो आज आप बताइए, कोविड के वक्त में भारत के ही इंटरेस्ट को बेचने जो लोग ये कोशिश कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा लोग मर जाएं ताकि हमारा दुकानें चलती रहें, फायदा हो, वो सिस्टम के अंदर भी तो थे वो लोग। नाना जी, जब आपने ये फिल्म करी तो आपको रियलाइज हुआ कि एक तो कोविड से जनता जंग लड़ रही थी, और सेकंड फेज, कोविड का जो सेकंड फेज था, हमने भी अपने बहुत करीबियों को खो दिया। बहुत ही दुखद फेज था इस देश के लिए। ईश्वर ना करे किसी भी मुल्क के में इस तरह की दिक्कत आए, पूरी दुनिया में ही दिक्कत थी। लेकिन आप सोच सकते हैं एक सरकार पर कितना दबाव होगा। एक तरफ उसके नागरिकों की जान जा रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दूसरी तरफ विदेश से वैक्सीन मंगाने का प्रेशर हो रहा है, तो कितनी मुश्किल वो कॉल रही होगी। उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? हालांकि इसमें वो जो अभी जो सवाल उठा कि विदेश से क्यों नहीं लाई, हमने वैक्सीन मंगाई नहीं, हालांकि वो पोर्शन हमारा कट हो गया है, हाँ, कम फिल्म में, हाँ कम हो गया। तो वैसे ज़बरदस्ती तो थी, प्रेशर था कि वो क्यों नहीं मंगाते जब तक आप नहीं बनाते, तो वो तो था प्रेशर। लेकिन जैसे कि अभी पहले इंटरव्यू में विवेक ने कहा कि वैक्सीन बनाना अपने आप में इतना बड़ा कदम था, अगर हम फेल हो जाते तो बहुत कुछ भुगतना पड़ता। तो उस वक्त आप क्या बोलते? तो वैक्सीन बनाने का जो जिम्मा लिया, जो हमने डिसाइड किया, वो अपने आप में इतना बड़ा कदम रखा था मोदी जी ने, या सबको, जिसमें आपको फिल्म में पता चलेगा कि हमें एक जो कॉन्फिडेंस दिया, चलो जाओ आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, फेल होते नहीं होते, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये जो एक था कॉन्फिडेंस, वो जो दिलाया, उसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। इसके पहले क्यों नहीं हुआ? तो इधर मोदी जी की जगह कोई और होता तो उनकी सराहना होती। अब वो है तो उनकी तो होनी है। तकलीफ तो मोदी से ही है ना। हाँ, तकलीफ तो मोदी से ही है। अब जो है तो यार, तो सह लो, तकलीफ होती है तो उसका कोई अब हम उसके लिए कुछ दवा होनी चाहिए, वो तकलीफ। तो वैक्सीन तैयार करिए कोई, मतलब कुछ लोगों ने मतलब मोदी वैक्सीन भी मोदी वैक्सीन कि जिससे उनको कोई किसी को तकलीफ होती है वो वैक्सीन लगा दिए, तो वो मोदी जी का वो कोई। देखिए, नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते एक अलायंस है जो कि उसका नाम है इंडिया अलायंस, उसने सनातन का विरोध करना शुरू कर दिया है। और ये इसलिए मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप तीनों जागरूक नागरिक हैं। सनातन का विरोध, और ये वही लॉबी है जो इस फिल्म का भी विरोध करेगी। सनातन का विरोध क्या मोदी का विरोध है? अब कल को कोई कहे मैं सूरज का विरोध करता हूं, कोई कहे मैं धरती का विरोध करता हूं, मैं हवा का विरोध करता हूं, ये दुनिया इतने साल से चल रही है। उसका सनातन का मतलब होता है जो अनंत है, जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, वो एक सत्य है, राइट। उसका विरोध करने से तो वही आदमी छोटा बनता है, उसका कोई अर्थ नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, प्रॉब्लम आज ये है कि कुछ लोग जो हैं उनको ऐसा लग रहा है कि ये उनका अंत निश्चित है, और अंत के पहले जैसे लौ फड़फड़ाती है जी, तो कुछ लोग जब आखिर में, जैसे क्रिकेट में जब लगने लगता है अब हारने वाले 4 बॉल बची हैं और इतने रन, तो वो लास्ट के बल्लेबाज जो होते हैं वो कहीं भी अनाप शनाप, बस देखिए लास्ट का जो टेलेंडर होता है आके कहीं भी बल्ला मारता है, ये स्थिति अभी है। तो ये, मैं भी चेन्नई में था
कुछ दिन पहले हम लोग चेन्नई में थे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये फिल्म देखने के बाद 500 लड़कियां थीं जो स्टूडेंट्स थी, उनने देखा, इतनी तालियां बजा रही थी। नाना जी जब लास्ट में बोलते हैं फिल्म में इंडिया कैन डू इट, मैंने उसका वीडियो भी डाला कुछ दिन पहले, लड़कियां रोने पड़ी, लड़के खड़े होकर तालियां बजाने लगे। पूरा भारत आज एक नए दृढ़ निश्चय के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा है और ये लोग चाहते हैं भारत लड़खड़ाता रहे। भारत लड़खड़ाता रहेगा, इनकी विजय होगी। नहीं, सनातन को लेकर नाना जी जो बात की गई, हम अभी कोविड की बात कर रहे थे, कहा सनातन कोविड है, सनातन HIV एड्स है, सनातन जो है उसको लेकर जिस तरह के शब्द बोले गए, मैं कुछ शब्द बोलना भी नहीं चाहता, भगवान ब्रह्मा के लिए इतने खराब शब्द बोले जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, अब तू बोल रहा है गलत तो मैं क्या करूं यार, तेरा मुंह तो मैं बंद नहीं कर सकता ना, तुझे जो बोलना है वो बोल। जितना हम हो सके वहाँ नज़रअंदाज करें तो उतना बेहतर है। हर एक का काम अलग होता है। अब ये समझता है कि ये फिल्म है, इसके ज़रिए मैं ये बयां करूं, तो हर एक का तेरा अपना ये काम है। तो इस तरह से अलग अलग सवाल उठाता है, तो हर एक का एक अपना काम है, वो उस तरह से वो। हाँ सही बात है, सबका अपना काम है। अब सांप का काम जहर है तो सांप का काम जहर है। हाँ नहीं, क्या और सांप का काम जहर है, मैं उसी जहर से भी हम ऐसे वैक्सीन बनाते हैं यार, तो हमको हमारे ऐसे वैक्सीन से भी, जहर से भी हम वैक्सीन बना देंगे। मैं पल्लवी जी आपकी बात आता हूँ, क्योंकि सनातन की बात हो रही थी। आप, एक सवाल मेरा है, आप खुद सनातनी अपने आप को मानती हैं? सनातन का पहले डेफिनेशन बताओ। जो अनंत है, जो अनादि है, हाँ, जो व्यापक है और जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, ये तो सनातन की बात है। पर ये सवाल मुझे नहीं लगता कि उठना भी चाहिए, हम सब तो हैं ही, तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? जो भी भारतवर्ष में रहता है, फिर चाहे वो जो भी फेथ फॉलो करे, वो सब तो सनातन फिलॉसफी के ही तो हैं। सवाल उल्टा सनातन पे बाद में बात करेंगे, पर स्टालिन साहब ने बोला है ना ये। नहीं, काफी लोगों ने बोला है, पर शुरू वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के सपुत्र ने बोल दिया, स्टालिन ने बोल दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोल दिया, श्री रामचरितमानस को लेकर नफरती ग्रंथ है, पोटेशियम साइनेट है, इस तरह के शब्द बोले गए हैं। ब्रह्मा जी को लेकर किस तरह के शब्द बोले गए हैं। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी चलूं तो एक एजेंडा चल रहा है, जिसमें सनातन के खिलाफ, भारतीय धर्म ग्रंथों के खिलाफ, श्री रामचरितमानस के खिलाफ। पर देखिए ऐसा है कि मैंने आपको कहा ना, कोई कल को सूरज की बुराई करने लगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो, और इसे खत्म तो नहीं कर सकते हैं, राइट। ये सारा का सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज है और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो एक एजेंट की तरह काम करते हैं फॉरेन के कई सारे लोगों के लिए। तो फिलहाल वक्त है एक अंतराल का, लेकिन अंतराल के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए हमारा ये बेहद खास एडिशन। एक आपकी किताब आई थी अर्बन नक्सल, और प्रधानमंत्री ने भी शब्द का इस्तेमाल करा है इसी हफ्ते एक पॉलिटिकल रैली के अंदर। तो आपकी राय में अर्बन नक्सल कौन है? ये अच्छा आपने एक सवाल किया। क्या है, देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अर्बन नक्सल कोई मैंने अपने मन से नहीं बना दिया। उसके पहले अर्बन माओइस्ट बोलते थे उनको, और ये मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एफिडेविट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी। तो माओइस्ट शब्द जो है वो एक आइडियोलॉजिकल शब्द है जो मुझे लगा कि गलत था। ये सब नक्सल्स जो बस्तर और इन सब एरियाज में थे, ये एक्सटॉर्शन करके पैसा लेते हैं वहां से। जो ट्रक निकलता है उससे 1000 रुपए, जो बच्चा वहां पे महुआ बेचने आता है उससे 10 रुपए, इनका एक फिक्स सिस्टम है। और उससे करीब 11,000 से लेकर 20,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो आता है शहरों में एक्सटॉर्शन का पैसा, और उस पैसे से एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है। नक्सल मूवमेंट को हम देते रहे आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, फिर हम कश्मीर जैसी जगहों पे एक टेररिस्ट लोगों को आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देते रहे। अभी आप देख रहे होंगे नॉर्थ ईस्ट में जो चल रहा है, कौन सही गलत है उसमें नहीं घुसेंगे हम, लेकिन उसमें भी जो राजनीति है उसका। आप मुझे ये बताइए कि आज आपको अपने घर में एक बच्चे का जन्मदिन करना हो तो उसके लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन लगता है, 10, 15, 50 फोन करने पड़ते हैं, गिफ्ट्स, कुछ तो खर्चा होता है। ये बात पे जो लोग अनशन पे बैठते हैं, एक दिन में किसानों की रैली आ जाती है या फार्मर प्रोटेस्ट 1 साल चलता है, शाहीन बाग में महीनों चलता है, ये कौन फंड करता है? वहां बैठने वाले तो नहीं करते हैं। कहां से आता है ये पैसा? ये जो पैसा तो ये अर्बन नक्सल हर जगह है भारत में, तो है डेफिनेटली। मतलब ये मीडिया में भी है, फिल्म इंडस्ट्री में भी है। जी, ये सारे काडर में है, काडर में उनका नाम बच्चा जानता है, मैं क्यों नाम लूं उनका। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूं, आज जो अर्बन नक्सलिज्म, ये पूरा ये पॉलिटिकल साइंस है, ये कोई ऐसा नहीं मनगढ़ंत बात।
जो रेड मनी है जो चाइना की तरफ से आता है और जो ग्रीन मनी है जो कि अफगानिस्तान की तरफ से आता है, और उस पैसे से भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो इस्तेमाल होता है, जिन लोगों को यूज किया जाता है, वो अर्बन नक्सल्स है। वरना आप ही मुझे बताइए, वैक्सीन तो सबने लगवाई है, वैक्सीन से ही हम बचे हुए हैं, वैक्सीन के ही कारण हम आमने सामने बैठे हुए हैं, तो फिर ये लोग वैक्सीन का विरोध क्यों करते हैं? मुझे बताइए, जिससे वो खुद जिंदा है उसका विरोध क्यों करते हैं? मतलब पैसे देके उनसे कुछ बुलवाया जा रहा है। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तो नहीं आ रहा है, ये पैसा कहीं से तो आ रहा है। तो वो जो पैसा आता है उसका जो इस्तेमाल करते हैं, क्या कारण है? आप देखिए, कुछ पार्टियां हर समय भारत के अहित की बात कर, किसी को इस बात की खुशी क्यों होनी चाहिए ये बोलते हुए, देखो चाइना ने तो हमारी जमीन, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन इस बात की खुशी क्यों होनी चाहिए किसी को? भारत में सेकेंड वेव में लोग मरे, इस बात का जश्न क्यों मनाया जाना चाहिए? मतलब तो बहुत दुख की बात थी। ये अर्बन नक्सल्स है, ये अर्बन नक्सल्स है। लेकिन मैं दोबारा फिल्म इंडस्ट्री पर आता हूं। एक डिवाइड क्रिएट हो गया है, और वो डिवाइड है, आप और पल्लवी जी और विवेक जी इसको लाख मना करें, एक साउथ और बॉलीवुड के बीच में एक डिवाइड क्रिएट हुआ है। और वो डिवाइड ये है कि साउथ की फिल्में थोड़ी चल रही हैं और बॉलीवुड की फिल्में उतनी नहीं चल पाई। तो वो डिवाइड क्यों आया, किस लिए आया, और इसकी वास्तविकता क्या है? नाना जी, आप इस पर कुछ बोलते हैं? नहीं, एक अलग किस्म से बाहुबली से हम शुरुआत करते हैं। एक अलग तरीके से एक फिल्म का निर्माण किया गया, तो इमीडिएट हमको एक कुछ अलग देखने को मिला, तो वो फिल्म एकदम बहुत सी चल गई। फिर उस पैटर्न पे बाकी की कुछ फिल्में आई, तो उस वक्त उनको जो लिफ्ट मिला, तो उस वक्त बॉलीवुड में उसका इतना बड़ा बोलबाला हो गया, तो कुछ फिल्में दब गई। तो वो एक टेम्पररी फेज था। पर आपको लगता है वैसे डिवाइड है इस? नहीं, कैसे डिवाइड है? अभी हमने काला में काम किया रजनी साहब के साथ जी, तो अभी वहां काम करते हुए मुझे लगता है कि इतना बेहतरीन माहौल था, तो हमने वो पूरी की पूरी फिल्म हमने तमिल में मैंने खुद डब तो की। ये एक पल्लवी जी, ये मैं क्लियर कर दूं, ये डिवाइड नहीं था। क्या था कि जब फिल्म की बात होती थी तो सिर्फ बॉलीवुड की बात होती थी मेन स्ट्रीम में, लेकिन बाहुबली वगैरह जैसी फिल्में सडनली मेन स्ट्रीम में आ गई, तो उसके कारण थोड़ा इन लोगों ने, जो बंबई के जो लोग थे, वो थोड़े चिंतित होकर उन्होंने बोलना शुरू किया, और लोगों की नजर में आ गया, अच्छा साउथ में भी इतनी बड़ी अच्छी फिल्में बनती हैं जो हम भी डब फिल्में देखते हैं। कि मैं कोई बॉलीवुड का क्रिटिक नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूं, एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूं। तो एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि एक इंडियन भारतीयता जो दिखी साउथ की मूवीज के अंदर, वो बहुत जबरदस्त थी। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में नहीं दिखती थी, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड, जो बॉम्बई वाला बॉलीवुड है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो उसको समझ नहीं पाया। आप नाना इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? वो वहाँ का जो कल्चर है ना जी, तो वो देखने में बड़ा मजा आया। आज भी वहाँ जीवित है वो, जो हमारे यहाँ हिंदी फिल्म से वो अब आजकल गायब हो गया। हमें राजश्री की फिल्में अच्छी लगती थी क्योंकि वो पूरा कल्चर उसमें आता था। वो उनकी फिल्म जब रिलीज हुई थी, हम अब क्या है कौन, तो सभी ने बोला ये तो फिल्म का एक वीडियो है यार, फिल्म का ये अपना शादी का, ये कौन देखेगा? और वो सबसे ज्यादा चल गई क्योंकि हमारे फिल्मों से वो सब गायब हो गया था वो कल्चर। नया दौर का हमारा किसान था, गांव केड़े का था यूसुफ साहब हमारे, तो वहाँ के थे, तो वो देखने में कितना मजा हुआ। और एक साइंस और इसके इसीलिए आप वैक्सीन वॉर जब तुम देखोगे तो आप देखिएगा सब आम महिलाएं हैं, तुम्हें अपनी माँ की याद आ जाएगी। मैं जो देखेगा उसको अपनी माँ की अगर याद ना आई, या लौट के अपनी माँ से उसने नहीं बोला कि माँ चलो मैं तुम्हें ये फिल्म दिखाता हूं, तो मैं, आप दोबारा बुलाइए, मैं आपको वादा करता हूं ये जो फिल्म है, ये भारत की माँओं को सेलिब्रेट करने वाली अपनी पहली तरह। मेरी माँ इस आपकी बात सुन के बड़ी खुश होगी। आपकी माँ को तो आप जरूर दिखाइएगा, आपको, और आपको भी गर्व होगा अपनी माँ के ऊपर। दो माँओं पे आपको गर्व होगा, अपनी माँ पे और भारत माँ पे। चलिए अब इस दौर में सियासत और थोड़ी सिनेमा की बात कर लेते हैं। आमिर खान को मैं कोट करता हूं, उन्होंने बोला कि उनको 2015 का बयान है ये, कि किरण राव को और उनको भारत में पहली बार उन्होंने कहा कि क्या हमें देश छोड़ देना चाहिए। मेरे सामने किरण ने यह सवाल उठाया था। उनके मन में अपने बच्चों के लिए डर है, उसे देश में बन रहे माहौल से भय लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आमिर खान ने बोला, जब आमिर खान ने बोला उसके बाद कई अभिनेताओं ने, कई एक्टिविस्ट ने इस बात को बोला
क्या आपको भी लगता है नाना देश में डर का माहौल मुझे है? बिल्कुल किसी ने कुछ देश छोड़ने की जरूरत नहीं, वो महफूज है यहाँ, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं होगा। आपको देश में डर का माहौल लगता है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। नसरुद्दीन शाह का एक बयान है, उन्होंने बोला था कश्मीर फाइल्स और गदर 2 और द केरल स्टोरी जैसी फिल्मों को मिल रही भारी सफलता परेशान करने वाली है। ये रिसेंटली उन्होंने इसी ये महीने परेशानी बयान- अच्छी है, ऐसी परेशानियां होती रहनी चाहिए, मैं तो कहता हूं और होनी चाहिए ऐसी परेशानी। कश्मीर फाइल्स का हिट होना या फिर केरल स्टोरी का हिट होना या गदर 2 का हिट होना क्या परेशानी की बात है नाना पाटेकर जी? मुझे आपको नहीं लगता? हालांकि मैंने 2 फिल्में देखी नहीं है, गदर मैंने देखी है, वो गदर एक अलग किस्म की फिल्म है, लेकिन ये जो दो दूसरी फिल्में बोली है मैंने देखी नहीं है। मैंने जानबूझ के इसकी कश्मीर फाइल नहीं देखी ताकि मुझे ये फिल्म करनी थी, तो मैंने कहा उसके पहले मैंने देखना नहीं चाहता। अब मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर नाना पाटेकर के लिए है, दूसरी तस्वीर किसके लिए आएगी मुझे नहीं पता। शाहरुख खान की तस्वीर आई है नाना पाटेकर जी। आपके पीछे। हाँ। क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? बहुत अच्छा कलाकार है, इसकी पहली फिल्म मेरे साथ थी, राजू बन गया जेंटलमैन। अच्छा, रिलीज तो उसकी दूसरी हो गई, लेकिन पहली हुआ। बहुत बेहतरीन कलाकार। मैंने उस वक्त, पूछ लो कभी शाहरुख को, उस वक्त मैंने कहा था तो बहुत बड़ा स्टार बनेगा, पहली फिल्म में मैंने उसको कभी कहा। रिसेंटली बात हुई आपकी शाहरुख खान? जब भी मिलता है, आज भी वैसे उसी तरह से मिलता है मेरे से। चलिए अगली तस्वीर किसकी है देख लेते हैं, और वो विवेक अग्निहोत्री जी के लिए है, राहुल गांधी जी की। विवेक जी, अब आपको बोलनी है इन पे 2 लाइनें। हमारे घर में जब बहुत टेंशन का माहौल होता है कई बार, जी, और लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं, खासतौर पर पल्लवी जब स्ट्रेस पे होती है, तो मैं राहुल गांधी जी की कोई स्पीच पल्लवी, उसका वीडियो पल्लवी को व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, और फिर हमारे घर में सब ठीक हो जाता है। हम लोग उसके बाद रात को बड़े आनंद से सोते हैं। देखिए पल्लवी जी भी मुस्कुरा रही हैं, नाना जी भी मुस्कुरा रहे हैं। मुझे मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। जी जी, अच्छा चलिए अगली तस्वीर किसके लिए आ रही है? पल्लवी जी के लिए आ रही है, और वो किसकी तस्वीर है? वो कन्हैया कुमार की है। कांग्रेस के बड़े नेता हो गए हैं ये अब, बताइए, जिन्होंने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे। जी, मैं इन्हीं की प्रोफेसर तो थी कश्मीर फाइल्स में। इसीलिए आपको तस्वीर दिखाई है ये वाली। अरे वाह, ये अच्छा। हमारे प्रोड्यूसर अवनीश ने का काम है, पकड़िएगा उसको ब्रेक के बाद। जी जी बिल्कुल। क्या कहना चाहती हैं आप? कुछ नहीं, अभी इनके बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने ही बोल बोल के जहां इनको पहुंचना था पहुंच गए हैं। इन्होंने डुसू में एनएसयूआई को 4 में से 3 सीटें हरवा दी हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। अब ऐसे प्रोफेसर होंगे तो ऐसे ही स्टूडेंट होंगे। जी, अब अगली तस्वीर नाना पाटेकर जी के लिए, प्रकाश झा की। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? बेहतरीन डायरेक्टर है, मैंने हाल में उनके साथ काम किया, और लाल बत्ती नाम की एक वेब सीरीज है, बहुत अध्ययन है उनका पॉलिटिक्स के बारे में, वो चुनाव में भी खड़े थे। मुझे प्रकाश याद आया, आपकी राजनीति में जो एक्टिंग थी बड़ी जोरदार थी। अब राजनीति में आ कब रहे हैं? मैं हाँ। यार मुझे क्या है, तू अच्छा है तो मैं अच्छा बोलता हूँ, बकवास है तो बकवास बोलता हूँ। पार्टी के किसी के बारे में बोल दूंगा, दूसरे दिन मुझे घर में बिठाएंगे, तो बजाय उसके मैं यहाँ कभी ऑफर तो आए होंगे आपको बड़े? सबकी तरफ से आया। सबसे पहले ऑफर किसने दिया था? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, सबने दिए, सबने। अच्छा, 2024 में हम कुछ देख सकते हैं आपको? नहीं, मैं सिर्फ एक चाहूंगा कि अगर कुछ गलत होता है तो मैं उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा। मुझे ये सही नहीं लगता, मुझे ये सही लगता, ये मैं बोल दूंगा। तो उसके लिए अगर पार्टी में रहोगे तो तुम कर नहीं पाओगे। अच्छा, आपके लिए एक तस्वीर आ रही है। उन्होंने बोला पार्टी वाला सवाल इनसे मत पूछना, बाद में पूछना। तस्वीर किसकी आ रही है? विवेक अग्निहोत्री जी के लिए, नसरुद्दीन शाह साहब की। बताइए विवेक जी। मैं इनका डायरेक्टर रह चुका हूँ, मैंने कौन सी फिल्म में? ताशकंद फाइल्स में। जी, अगली तस्वीर देखते हैं किसकी आ रही है। वो पल्लवी जी के लिए है, शबाना आजमी जी की। क्या कहना चाहती हैं? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ इंडिया। और मैंने जिस फिल्म की वजह से मेरे अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया था, जो मेरी पहली फिल्म थी श्याम बेनेगल जी के साथ, उसमें शबाना जी की बेटी का रोल किया था मैंने। ये मेरी माँ बनी हुई थी, तो मैं सीक्रेटली इनको अम्मा कहती हूँ क्योंकि वो हैदराबाद बेस्ड फिल्म थी, सुस्मन। चलिए, अब अगली तस्वीर नाना पाटेकर जी के लिए किसकी आ रही है देखते हैं। बेटा मल्हार पाटेकर। ऐसा बेटा होना, एक दूसरा बेटा मेरा सामने बैठा है जी, इनको बुला ले। आइए। प्रसाद, यही है। जी जी तो मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे ऐसे बेटे हैं जी। बस, इससे और कुछ भगवान के पास कुछ मांगना ही नहीं है। देखिए, ये उनके दूसरे बेटे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? कहने मैं कौन नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? ग्रेटेस्ट फादर है। ग्रेटेस्ट फादर। चलिए, हमने आपको सडनली बुला लिया। थैंक यू सो मच आने के लिए।
तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसे बेटे बच्चे हैं वो, तो मुझे और कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं है। ये मल्हार और ये दोनों नाम फाउंडेशन का पूरा, हमारा दूसरा मतलब बेटा नहीं है फिर भी वो बड़ा बेटा है, गणेश थोरात, वो इतना कमाल का काम कर रहे हैं फाउंडेशन जी। तो मुझे लगता है इससे और क्या चाहिए भगवान को अभी परेशान नहीं करने का जी। कुछ मांग के। अगली तस्वीर आपके लिए विवेक जी, और ये आपको बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है। उमर अब्दुल्ला, ये अपने खानदान का नाम रोशन कर रहे हैं और करते रहे इसी तरह से। शेख अब्दुल्ला जी, फारूक साहब के बाद उमर जी हैं। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब को अब ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है। अब ये सत्य है, इससे लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। पल्लवी जी, अगली तस्वीर आपके लिए है, देखते हैं किसकी आ रही है। जया बच्चन जी क्या कहना चाहती है? और एक सवाल मैं चाहता हूं कि गुस्से में क्यों रहती हैं इतना, कई बार लगता है। कौन? जया देखिए, बच्चन जी। मैं एक बात बताऊं आपको, बहुत सारी चीजें मुझे पता नहीं होती क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर जी, हूं जी, नहीं, तो मैं शायद आपको वो जवाब ना दे सकूं जिसकी शायद आपको जरूरत हो। लेकिन जया बच्चन जी बहुत सीनियर है हमारी इंडस्ट्री में, एंड इनकी एक खासियत ये है कि ये एक बार किसी को मिलती हैं तो इनको सबके नाम याद रहते हैं, सबके नाम याद रहते हैं, ये सबके इनकी नाम तारीफ याद। है। बहुत, मतलब ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि खुद इस ऊंचाई पर वो है। अमित जी एक ऐसे मकाम पर है। और पल्लवी और जया जी कनेक्टेड भी हैं। जया जी का मायका और पल्लवी का ससुराल एक ही है। जी जी। चलिए, अगली तस्वीर नाना आपके लिए आ रही है, और वो तस्वीर है इरफान खान की। अभी ये नहीं अरे रहे। यार, इरफान मेरा इतना, हमने सलाम बॉम्बे में काम किया जी। था बहुत पहले, और सुतापा उसकी जो बीवी है मुझे हमेशा कहती थी कि नाना यार वो इरफान का नाम बता दो कहीं ऐसे उसको अच्छे काम मिले। मैंने कहा वो अपने बलबूते पे बहुत बड़ा हो जाएगा सुतापा, तो फिक्र मत कर, इतना बड़ा हो जाएगा। तो मुझे जब मिला था, मैं जाने से पहले जब उनका डिटेक्ट हुआ था कैंसर, तो यार ये मैं बात कहूँ ना कहूँ, तो मुझे कहा था यार अगर गुजर जाऊं तो मेरे वहाँ उधर वो रात रानी का पौधा लगा देना। और मैं सच कहता हूँ कि मैंने वो पौधा बना के रखा है। जी। मैं आजकल बम्बई में रहता नहीं, और मैं लगाऊंगा वो पौधा। तो मेरा बहुत अच्छा, आप इमोशनल हो गए, और बहुत बड़े स्टार थे ये, और इसमें बहुत अच्छा, बहुत इंसान भी बहुत अच्छे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छा था। चलिए, आखिरी तस्वीर आ रही है, और वो विवेक जी आपके लिए है, और वो है प्रकाश राज की। ये छोड़ने नहीं वाले आपको पीछे। नहीं, अच्छा है, चलिए ठीक है। प्रकाश राज जी भारत के जो बहुत अच्छे विलेन हैं भारत के, उनमें से एक हैं, और आज की तारीख में मेरे ख्याल से काफी, हाँ विवेक नहीं, मैं गलत तो नहीं कह रहा, विलेन का ही रोल करते हैं। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आदमी जो अपने जीवन में है उसको अपनी कला में ले आए, और कला और जीवन एक ही हो जाए, उससे अच्छा क्या हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ आए, और आपकी इस फिल्म के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये फिल्म आपकी, मैं एक बात आपके स्टेज से बोल सकता हूं, बिल्कुल। जो दर्शक देख रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूं। हम लोग जब भी विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हमेशा अपने आसपास की महिलाओं के बारे में सोचते हैं। जी। ये फिल्म आप देखें ना देखें, लेकिन अपने घर की जो मेड है, जिसने कोविड के वक्त में आपका साथ दिया, उसके लिए एक टिकट खरीदें, उसके बच्चों के लिए खरीदिए, और सोचिए अगर उसके बच्चों में से 10 बच्चों ने भी अगर भारत के डिसाइड कर लिया कि हम भी साइंटिस्ट बनेंगे, उनकी बच्चियों ने अगर डिसाइड कर लिया, तो आपका इतना बड़ा पुण्य होगा इस राष्ट्र के ऊपर जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, आपने हर सवाल का जवाब दिया। नाना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पल्लवी जी, विवेक जी, नाना जी, आप तमाम लोगों का